गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट्स का इंट्रो दिया था आपको, और उसके अंदर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हमें 3 एक्टिविटी बनानी पड़ती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था कि पहले पैसा को फाइनेंस करते हैं, पैसे की अरेंजमेंट करते हैं, फिर जो पैसा अरेंज हो जाता है फिर हम उसको इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स में पैसा को लगाते हैं, एंड आफ्टर दैट जब पैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड बिल्डिंग फैक्ट्री वगैरह हमने लगा लिया, तो फिर हम ऑपरेशनल वर्क करते हैं। और जो ऑपरेशनल वर्क के अंदर होता है, सेल हुआ, परचेज हुआ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हुआ, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस होता है। तो जब हम ऑपरेशनल वर्क करते हैं, चाहे हम अपने शॉप के लिए, चाहे अपने हम दुकान के लिए, चाहे हम अपने फैक्ट्री के लिए, चाहे आप अपने कंपनी के लिए, तो जो ऑपरेशनल वर्क होता है, ठीक है, उस ऑपरेशनल वर्क्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये चीजें मैंने आपको लास्ट क्लास में ही समझा दिया था। नाउ टुडे, आज हम वन बाय वन अपनी तीनों एक्टिविटी को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा एक्टिविटी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। एज ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारा क्या है, ऑपरेशनल वर्क से जो हमें प्रॉफिट निकालना है, तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो ऑपरेशनल वर्क से जितने भी हमारी आइटम्स निकल के आएंगे, हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहेंगे। इसमें आपको सबसे पहले निकालना ही पड़ता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल दो, या हम इसे एक बहुत इजी वर्ड में बोल सकते हैं, कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, बिकॉज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हमें यहां पे सिर्फ कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ये जो मकसद है, जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, हम इसे कह सकते हैं, हमें यहां पे क्या चाहिए, हमें यहां पे चाहिए कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें यहां पे कैलकुलेट करना है। तो कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमें यहां पे सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही देखना है, तो कैश, और हम जो यहां पे मेथड अप्लाई करेंगे बच्चों, वो हमारा इनडायरेक्ट मेथड है। इसके दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है फॉर द ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए। बाकी का जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसमें कोई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड नहीं होता। उसमें जो सिस्टम हमने कल आपको बता दिया था कि भाई फाइनेंसिंग के अंदर पैसा का फाइनेंस होना है और इन्वेस्टिंग के अंदर पैसा को इन्वेस्ट करना, उसके अंदर कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। एज पर योर सीबीएसई सिलेबस आपका डायरेक्ट मेथड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मेथड का मतलब है कि जब हम अपनी ऑपरेटिंग कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डायरेक्ट सोर्स से निकालते हैं। डायरेक्ट सोर्स का मतलब क्या हो गया, सेल्स, उसमें से सीओजीएस माइनस कर दो, देन ग्रॉस प्रॉफिट, फिर जब ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सबको माइनस कर देंगे, तो जाके हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या फिर स्टेटमेंट हमें देखना पड़ेगा। डायरेक्ट मेथड के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए, P&L अकाउंट चाहिए, तब जाके हम डायरेक्ट मेथड को इन्वॉल्व कर पाएंगे। मगर आपके पूरे बुक में, पूरे क्वेश्चंस में कहीं भी आपको ट्रेडिंग एंड P&L नहीं दे रखा होता है, आपको डायरेक्ट बैलेंस शीट्स दे रखा होता है। और बैलेंस शीट जो दे रखा होता है, उसमें जो नेट प्रॉफिट होता है, वो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट नेट प्रॉफिट गिवन होती है। तो जब हम यहां पे करेंगे, तो सबसे पहला हमारा यहां पे आएगा, दिस इज योर फर्स्ट आइटम आएगा, नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। द फर्स्ट नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। बिफोर चाहिए हमें। अब इस बिफोर का क्या मीनिंग है, बिफोर का मतलब होता है जो आपके बैलेंस शीट में, जो आपको जो बैलेंस शीट में जो P&L दे रखा होता है, जो स्टेटमेंट ऑफ P&L आपको दे रखी होती है, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट है। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का मतलब कि वो जो प्रॉफिट दे रखा है, उसमें से सारी तरह के डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कैश, नॉन कैश, सारे एक्सपेंसेस या सारे इनकम एडजस्ट हो रखी है, तभी वो प्रॉफिट लास्ट में बैलेंस शीट में ट्रांसफर किया जाता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप है तो इस प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते हैं, बट अगर हम कंपनी है तो उस प्रॉफिट को रिजर्व एंड सरप्लस के कैटेगरीज के अंदर हम उसे एज ए स्टेटमेंट ऑफ P&L करके हम शो करते हैं। तो जो स्टेटमेंट ऑफ P&L जो आपको दे रखा है, वो स्टेटमेंट ऑफ P&L आफ्टर द ऑल एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट क्या है, एक बार हम इसको देख लेते हैं। वो एडजस्टमेंट है सेल्स माइनस सीओजीएस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, देन माइनस
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इस तरीके से आपका फिर देन टैक्स, डिविडेंड, सब कुछ माइनस होने के बाद आपको वो प्रॉफिट दिया गया है। बट हमें यहां पे अगर देख रहे हैं तो यहां पे हमें क्या चाहिए, नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। हमें वो प्रॉफिट चाहिए, हमें कैश प्रॉफिट चाहिए ओनली। तो इसमें सबसे पहले आप या तो यहां पे डायरेक्ट आप इसको यहां पे कर सकते हो या फिर आप इसका वर्किंग निकाल सकते हो। तो मैं इसका वर्किंग आपको यहां पे बता देता हूं कि इसका वर्किंग नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैसे आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के लिए दो फेज है। पहला आपको नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का फिगर चाहिए एंड आफ्टर दैट फिर बाकी सारी चीजें हम लेंगे। कैसे लेंगे, क्यों लेंगे, ये हम लॉजिक के साथ स्टडी करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यहां पे सबसे पहले हमें चाहिए नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके, ये हम कैसे निकालेंगे, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस के अंदर बैलेंस शीट से स्टेटमेंट ऑफ P&L लेनी है, करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, CYPY, इतना तो आपको एब्रीविएशन वर्ड पता ही होगा। करेंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर माइनस कर देंगे और जो भी अमाउंट होगा, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एज द केस में भी हम यहां पे ले लेंगे। और मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये जो हमने बैलेंस शीट से लिया हुआ है, इट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट, जितनी भी तरह की एडजस्टमेंट है वो सारा सॉल्व होने के बाद बैलेंस शीट्स में ट्रांसफर की जाती है। और हमें बिफोर चाहिए, तो जो चीजें हमने इसमें से माइनस कर रखा है, ये सारी चीजें माइनस कर रखा है, और क्योंकि हमें बिफोर चाहिए तो हम वन बाय वन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसके अंदर, सबसे पहला हम ऐड करेंगे प्रपोज डिविडेंड, और ये लिया जाता है प्रीवियस ईयर। रिमेंबर, प्रपोज डिविडेंड अगर इक्विटी पे है तो प्रेफरेंस पे लेना कंपलसरी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। सो प्रपोज डिविडेंड लेंगे हम प्रीवियस ईयर का, प्लस करेंगे इसके अंदर, और क्या क्या करेंगे। सो सबसे पहले हमने डिविडेंड ऐड कर दिया, और ऐड हम इसके अंदर करेंगे इंट्रीम डिविडेंड। इंट्रीम डिविडेंड का कोई प्रीवियस ईयर करंट ईयर नहीं, मतलब जो भी होता है बीच के साल के बीच में इंट्रीम डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो वो इंट्रीम डिविडेंड भी हम इसके अंदर प्लस करेंगे। और क्या प्लस करेंगे, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स। ट्रांसफर ऑफ रिजर्व्स हो, चाहे वो कैपिटल रिजर्व्स हो, चाहे वो आपका जनरल रिजर्व हो। रिमेंबर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व हम नहीं ट्रांसफर करते। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो फाइनेंसिंग में चला जाता है। सो ट्रांसफर ऑफ रिजर्व मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को नहीं लेना है, बाकी जितने भी तरह के रिजर्व ट्रांसफर हुआ है वो भी ले लेंगे। ठीक है, फिर हम इसके अंदर प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स। ये पीछे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट भी बनता है, तो जब आगे जब हम क्वेश्चंस वगैरह हम लेंगे तो उस टाइम पे जब मैं एडजस्टमेंट आपको समझाऊंगा तो बता दूंगा इसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है। फिलहाल अगर बैलेंस शीट से आप प्रोविजन फॉर टैक्स ले रहे हो तो रिमेंबर, हमें सिर्फ करंट ईयर की प्रोविजन फॉर टैक्स हमें लेनी है। इन सबको हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद इसमें से हम माइनस करेंगे एक आइटम, दैट इज योर रिफंड ऑफ टैक्स। अगर कोई रिफंड ऑफ टैक्स हुआ है जो कि P&L में क्रेडिट हो चुका होगा, तो वंस अगेन क्योंकि हमें बिफोर चाहिए तो वो प्लस हो रखा होगा हमारे P&L के अंदर, तो हम उसको माइनस कर देंगे। सो रिफंड ऑफ टैक्स माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ज्यादातर अगर देखा जाए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो है यूज नहीं है, बट फिर भी क्योंकि फॉर्मेट में है इसलिए हमें उसे यूज करना पड़ेगा। अब इसके अंदर सिर्फ दो स्टेप हम आगे बच गए हैं। ये हमारा आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डिविडेंड बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब हम इसके अंदर एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी
एक्सपेंसेस। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या है कि वो एक्सपेंसेस जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल ही जो है आपका सॉरी बिल्कुल भी जिसे हम एबनॉर्मल कहते हैं, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस कहते हैं, उस तरह के खर्चे को हम कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अर्थक्वेक आ जाना, फ्लड आ जाना, एनी इस तरह से जो नुकसान होता है उसे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कहते हैं। ये भी हम प्लस कर देंगे क्योंकि हम ऑलरेडी P&L में से उसको माइनस कर चुके हैं, हम माइनस कर चुके हैं। देखो यहां प्लस करने का लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें P&L में ऑलरेडी पहले से एडजस्ट है। बैलेंस शीट में जब ये ट्रांसफर हुआ था स्टेटमेंट ऑफ P&L, देन दीज ऑल आर आइटम, ये सारे जो हम प्लस कर रहे हैं वो माइनस हो चुकी है, और जिनको हम माइनस करेंगे वो ऑलरेडी प्लस हो चुकी है, और उनको हमें एडजस्ट करना है क्योंकि हमें कैश प्रॉफिट चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ट्रांसफर ऑफ रिजर्व, ये नॉन कैश आइटम्स है, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को प्लस करेंगे, लेस कर देंगे इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हम माइनस कर देंगे। माइनस कर देने के बाद अब ये जो अमाउंट आएगा हमारा, जो फाइनली अमाउंट आएगा, इस अमाउंट को हम यहां पे ट्रांसफर कर देते हैं। जो मैंने यहां पे आपको वर्किंग करा है, इस अमाउंट को हम यहां पे लाके ट्रांसफर कर देंगे। सो पहला फेज है आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, पहला फेज है नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। और इनका प्लस करने का मैंने आपको लॉजिक भी बता दिया, आपके सामने है। वंस अगेन हम ले लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ P&L बैलेंस शीट से लेंगे, जो कि करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करके फिगर आएगा। फिर हम उनमें ये सारी आइटमें ऐड कर देंगे जो कि ऑलरेडी पहले से प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है। उनको हम एडेड बैक कर देंगे अपने कैश प्रॉफिट निकालने के लिए। और फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को भी प्लस करेंगे क्योंकि ये भी माइनस हो चुका है, इसलिए प्लस करेंगे। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को, जैसे कि आपको क्लेम मिल गया, इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, गवर्नमेंट की सब्सिडीज मिल गई, तो ये इनकम हमारे प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, इंक्रीज कर रखा है, इसलिए हम उसे भी माइनस यहां पे कर देंगे। तो इस तरीके से नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारा पहला कंटेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आ गया। इसके बाद हम यहां पे क्या करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम यहां पे ऐड करेंगे। अभी तो आपने नेट P&L बिफोर टैक्स, डिविडेंड एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स लिया। अब हम बाकी के जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है या जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, बिकॉज इट इज वंस अगेन आपको याद दिला दूं, हम यहां पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे हैं। कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है जो कि कैश में इनफ्लोज हुआ है या कैश में आउटफ्लोज हुआ है। हमारे बिजनेस में कई ऐसे तरह के एक्सपेंसेस है और हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी चाहिए। कई ऐसे तरह के एक्सपेंसेस हैं जो कि कैश में पेमेंट नहीं होता है। फॉर एन एग्जांपल डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंसेस है, P&L में इसको डेबिट कर दिया जाता है, मगर वो हमारा नॉन कैश आइटम्स है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है। एंड बिकॉज वी प्रिपेयर द कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो हम उन्हीं एक्सपेंसेस को कंसीडर करेंगे जो कि कैश में है और वो ऑपरेटिंग भी होना चाहिए। तो नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम यहां पे ऐड करेंगे, जिसमें आएगा सबसे पहले आपका आ जाएगा डेप्रिसिएशन, देन लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये भी नॉन कैश है, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। एमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, ये भी प्लस होगा। और आपको पता ही है इंटेंजिबल एसेट्स क्या क्या होते हैं, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। अगर इनकी एमोर्टाइजेशन हुई है तो जब इंटेंजिबल एसेट डिक्रीज होती है तो हम उसे एमोर्टाइजेशन कहते हैं, और जब फिक्स्ड एसेट्स डिक्रीज होती है, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, अगर ये डिक्रीज होती है तो हम उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। बोथ आर द सेम नेचर, एमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन आर द सेम। ये नॉन कैश एक्सपेंसेस है, हम इसलिए इसको एडेड बैक कर रहे हैं। इसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स, ये भी हम प्लस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स एंड लोन्स जो है ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, फाइनेंस कॉस्ट है,
और हमने यहाँ पे P&L में इसको माइनस कर रखा है, इसलिए हम भी इसको एडेड बैक कर देंगे। इसका जो जगह है जहां पे वहां पे हम इसे पहुंचा देंगे। मैंने आपको बताया था कि हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या इंटरेस्ट ऑन लोन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी लेते हैं। बच्चे यहां पे सोचते हैं कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या लोन को हमने यहां पे प्लस किया है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, बिकॉज इट इज द फाइनेंस कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एंड लोन इज द फाइनेंस कॉस्ट और वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। ठीक है, तो हम इसे एडेड बैक कर देंगे। इनको एडेड बैक करने के बाद जो भी अमाउंट आएगा अभी आपको बाहर ट्रांसफर नहीं करना है। फिर यहां पे हम कुछ आइटम हम लेस भी करेंगे, कुछ हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, लेस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। वो इनकम या वो आइटम्स जो कि नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है, इसमें क्या क्या आएगा? इसके अंदर हम लेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ये लिया जाएगा, माइनस करना है इसे हमें। इसके बाद आपका रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी माइनस किया जाएगा। वंस अगेन रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसके ऊपर की रिटर्न है। तो हमने तो P&L में इसको प्लस कर दिया, क्योंकि हमें जो भी पैसा मिले, चाहे डायरेक्ट हो, चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे ऑपरेटिंग हो, चाहे नॉन ऑपरेटिंग हो, P&L में हमने इसको प्लस कर दिया। एंड बिकॉज इट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि हम रेंट, लैंड या बिल्डिंग जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया उस पर मिलता है। इंटरेस्ट, अगर आपने कोई कैश किसी कंपनी में पैसा डिपॉजिट करा रखा है उस पर आपको मिलता है। डिविडेंड, अगर आपने किसी दूसरे कंपनी का शेयर खरीद रखा है उसका जो रिटर्न है वो आपको डिविडेंड के फॉर्म पे मिलता है। तो दीज ऑल रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड इज योर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि इन्वेस्टिंग का रिटर्न है ये, दैट्स वाई हम यहां पे इसको माइनस कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारी जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, ये हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तभी जाके हम इसको यहां पे माइनस कर देते हैं। सो ये हमारा जो है कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लिया, फिर हमारे कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट है आपका वो मैंने ले लिया। प्लस माइनस करने के बाद अभी भी हमारे पास रिजल्ट नहीं आया है, बिकॉज अभी बहुत सारी चीजें, ये तो वो चीजें हैं जो हम प्रॉफिट में एडजस्ट कर रहे हैं। अभी तक तो हम अपने मेन पर्पस पे आए नहीं, जो कि हमारा ऑपरेशनल वर्क है, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ये हमारा आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल अब आ गया आपका। ठीक है, अब हम इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल लेंगे। तब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि बैलेंस शीट्स के जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, बैलेंस शीट्स के करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी लिया जाता है। तो मैं पहले फॉर्मेट आपको लिख देता हूं। हम इसके अंदर ऐड करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इनको प्लस किया जाता है। लेस करेंगे इसका उल्टा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इनको हम लेस कर देंगे। एक चीज मैं बच्चे आप लोगों को बता दूं, यहां पे कंफर्म कर दूं, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर जो लायबिलिटी है, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो, चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो, चाहे शेयर कैपिटल्स हो, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हो, लायबिलिटी के साथ जो है सेम रिलेशन है कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर। अगर वो इंक्रीज होता है तो हम उसको इंक्रीज ही करेंगे, क्योंकि अगर कोई भी लायबिलिटी आपकी इंक्रीज करती है, शेयर कैपिटल आपका इंक्रीज कर रहा, लोन आपका इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब आपने पैसा इनफ्लोज किया, पैसा आपके पास आए। तो लायबिलिटी के साथ आइदर इट इज ए करंट लायबिलिटीज, आइदर इट इज ए नॉन करंट लायबिलिटीज, आइदर इट इक्विटीज। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको प्लस ही करेंगे, और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो हम उसको माइनस कर देंगे। और एसेट के साथ हमारा रिवर्स रिलेशन है कैश फ्लो के अंदर, क्योंकि कोई भी एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा है, चाहे वो करंट एसेट्स इंक्रीज कर रहा हो, चाहे आपका नॉन करंट एसेट्स अगर इंक्रीज कर रहा हो, करंट हो नॉन करंट हो, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो हमारी कैश आउटफ्लोज होगी। लैंड खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, फर्नीचर्स खरीदो, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो पैसा आपका जा रहा है, और ये डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको सेल आउट कर दे रहे हैं।
तो ये बच्चे हमेशा याद रखना, एसेट्स के साथ रिवर्स रिलेशन है कैश फ्लो के अंदर कहीं भी, और लाइबिलिटी के साथ हमारा सेम रिलेशन रहता है कैश फ्लो के अंदर। सो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, डिक्रीज इन करंट एसेट्स ले लिया, एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस कर दिया हमने, चेंज इन वर्किंग कैपिटल भी यहां पे इस्तेमाल कर दिया। अब बच्चों यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्या कर रहा है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को हम क्यों ले तो लेते हैं, सबको पता है, बट हम ले क्यों रहे हैं? तो बेटा मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूं। देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऑपरेशनल एक्टिविटी, सेल करा, परचेज करा, ठीक है ना, उससे फिर हमने बाकी सारे एक्सपेंसेस, क्योंकि हम इनडायरेक्ट मेथड कर रहे हैं। अगर मैं डायरेक्ट मेथड से करता तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाता हो ऐसे करते हैं क्या, सबसे पहले सेल्स लेंगे, फिर सीओजीएस माइनस करेंगे, फिर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ ओनली कैश एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता। बट क्योंकि हम बैलेंस शीट से पी&एल को ले रहे हैं, दैट्स वाई हमें सारी चीजें रिवर्स करनी पड़ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ कैश प्रॉफिट चाहिए। करंट एसेट करंट लायबिलिटी, क्योंकि ये बैलेंस शीट से है और ये तो प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं है, ये तो प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं है, कोई भी करंट एसेट करंट लायबिलिटी तो प्रॉफिट में एडजस्ट नहीं हो रखा है, तो इसको हम क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं? तो बच्चों जो हमारा करंट एसेट्स है, डेटर है, डेटर आपका इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डेटर कैसे क्रिएट हुआ? डेटर क्रिएट हुआ आपने सेल करा, सेल क्या आपका ऑपरेशनल एक्टिविटी, ठीक है। बीआर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? तो बीआर इंक्रीज और डिक्रीज क्यों हुआ? वंस अगेन कि आपने सेल करा, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस आपका बैलेंस शीट के अंदर है, ये आपको क्या डिनोट करता है कि जो आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, चाहे वेजेस पे कर रहे हो, चाहे आप रेंट पे कर रहे हो, उसका आपने एडवांस में पे कर दिया, तो इट मींस कि एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस कहां की ऑपरेशन, किस एक्टिविटी के अंदर आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। दैट्स वाई प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है फिर वो हम करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज के। इसी तरीके से क्रेडिटर, क्रेडिटर क्यों जनरेट हुआ आपका? क्रेडिटर जनरेट हुआ क्योंकि आपने परचेज करा होगा। बिल्स पेबल क्यों जनरेट हुआ? क्योंकि आपने परचेज करा होगा। तो परचेज किसको डिनोट करता है? परचेज ऑपरेशनल एक्टिविटी को डिनोट करता है। तो दैट इज द रीजन वाई कि हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को हम यहां पे यूज करते हैं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देते हैं, क्योंकि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमें आंसर निकालने में काम आएगा, हम उसे छोड़ देते हैं यहां पे। अदरवाइज बाकी सारे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को हम यहां पे यूज करेंगे। याद रखना, मैं आपको यहां पे लिख देता हूं, एक्सेप्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को छोड़ देते हैं, और करंट लायबिलिटी में से हम छोड़ देते हैं शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग को भी हम यहां पे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो हमारा वंस अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, वो हमारा ऑपरेशनल एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि चाहे आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया चाहे लॉन्ग टर्म लोन लिया, वो पैसा फाइनेंस हुआ है। दैट्स वाई हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को आंसर के लिए छोड़ते हैं, और शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी हम यहां पे नहीं ले सकते हैं। दैट्स वाई ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी आपका एक्सेप्शनल है, अदरवाइज सारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को ऑपरेशनल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिया जाता है, क्योंकि कोई भी करंट एसेट, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, ट्रेड्स पेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज ऑल आर रिलेटेड टू सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज से रिलेटेड है, सेल एंड परचेज हो रहा है। स्टॉक है आपका, हम स्टॉक को यहां पे क्यों लेते हैं? स्टॉक का मतलब आपने परचेज करा होगा, आपका माल बिका नहीं, तभी आपके पास स्टॉक है, तो परचेज से स्टॉक जनरेट हुआ है। दैट्स वाई, बिकॉज परचेज हमारा ऑपरेशनल है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज है, दैट्स वाई हम यहां पे करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी का इंक्रीज डिक्रीज वैल्यू को हम यूज करते हैं। ओके बच्चे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेते हैं। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद अब आपने ये हमारा आ गया, इसमें से अब हम माइनस कर देंगे एक आइटम, लेस टैक्स पेड, क्योंकि टैक्स पेड जो है आपका कैश फ्लोज हुआ है। हम यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, बच्चे याद रखना, हम यहां पे प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करते हैं, जो कि आपका नॉन कैश था, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स का मतलब होता है हमने अभी प्रोविजन क्रिएट किया है, प्रोवाइड किया है, और हम हमेशा क्रिएट करते हैं, बाद में जाके पेड होता है। सो टैक्स पेड भी माइनस कर देंगे, बिकॉज इट इज योर कैश एक्सपेंसेस। टैक्स पेड करते वक्त आपको याद रखना है, जितना भी आपका टैक्स पेड है उसमें से माइनस आपको कर देना है रिफंड ऑफ टैक्स। रिफंड ऑफ टैक्स को आपको माइनस कर देना है, और इसको माइनस करने के बाद आपका फाइनल पहला एक्टिविटी आ जाएगा। इसमें अभी एक आइटम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को भी हमें यूज करनी है, सो ये आ गया। इसके बाद
जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आपका हमने लिया था, क्योंकि ये भी हमें कैश में मिलता है या लॉस होता है, उनको हम यहां पे रिवर्स बैक कर देंगे। सो एड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एंड लेस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। सो प्लस माइनस एंड द फाइनल रिजल्ट कम। अब आपका फाइनल रिजल्ट जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अगर आपने यहां पे लिया है तो ही यहां पे आएगा, याद रखना। अगर यहां पे अगर आपका नहीं है पहले से, तो यहां पे इसका आने का कोई चांसेस नहीं है। सो नाउ द लास्ट नेक्स्ट फाइनल रिजल्ट, नेट कैश आइदर फ्लो अगर पॉजिटिव है, और यूज्ड अगर नेगेटिव में आ गया, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर फॉर्मेट ऑफ, फॉर्मेट देख के बड़ा खतरनाक लगता है, अरे बाप रे बाप, पहली एक्टिविटी इतनी बड़ी है। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्वेश्चंस में इतने आइटम्स, इतने कंटेंट्स होते नहीं है। हार्डली 4 या 5 आइटम्स होते हैं जब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते हो, हार्डली 4 से 5 आइटम्स होंगे। बट बिकॉज क्योंकि फॉर्मेट है, मुझे सारी आइटमें लिखनी पड़ेगी। क्या बोर्ड वाले कौन सा आइटम दे दे ये आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। दैट्स से मुझे सारे फॉर्मेट में सारी चीजों को हमें लिखना पड़ता है। बट क्वेश्चन करते वक्त आपको इतनी हैवी, जो इतना बड़ा जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, इनमें से 5 या 6 आइटम, मैक्सिमम 7 आइटम हमने यही देखा है आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आती है। सो नाउ टुडे हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को समझा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है ऑपरेशनल वर्क, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपका शॉप हो, चाहे आपका कंपनी हो। आप जो ऑपरेशनल वर्क करते हो, सेल करते हो, परचेज करते हो, उससे जो प्रॉफिट क्रिएट होता है, रिजर्व क्रिएट होता है, उन सबको हम कैसे ऑपरेशनल करते हैं, इन सारी इन्वॉल्वेशन को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहते हैं। और आपका कैश फ्लो में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। कई बार पहला स्टेप में ही बच्चा गड़बड़ कर जाता है, बिकॉज बाकी के जो 2 एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, वो बहुत ही आसान है, उसमें बहुत ज्यादा आपको इतनी पैनिक सिचुएशंस नहीं आती है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपको बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ना है और केयरफुली आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। सो स्टूडेंट, ये आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको समझाया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लो, अदरवाइज जरूरत पड़े तो आप वीडियो देख सकते हो, मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी चीज को समझने में आपको दिक्कतें आती हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हो, यूट्यूब के अंदर कमेंट्स कर सकते हो। एंड वन लास्ट, जाते जाते मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और उसे जरूर लाइक करो। थैंक यू बच्चों।